Our today's topic is about frame forwarding. For that, we will look into the general concept of switching. जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना स्विचिंग का, दैट बेसिकली रेफर्स टू द डिवाइस जो कि एक डिसीजन ले रहा होता है दो क्राइटेरिया की बेस के ऊपर। पहला इंग्रेस पोर्ट और दूसरा डेस्टिनेशन एड्रेस। ये दो चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है आपकी स्विचिंग हो रही होती है, जो डिवाइस परफॉर्म कर रहा होता है। सिमिलरली एक जो लैन का जो स्विच होता है वो मेंटेन करता है एक मैक एड्रेस टेबल को, जो कि वो यूज़ करता है डिटरमिन करने के लिए कि उसने पैकेट को फॉरवर्ड किस तरह करना है स्विच से। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये एक टिपिकल पोर्ट टेबल है हमारे पास, जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं और उनकी पोर्ट है कि इस पोर्ट से ये बियॉन्ड जो है या इस पोर्ट को डाटा देने से आप इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने डायनामिकली नॉर्मली स्विच जो है वो पॉपुलेट करते हैं अपना मैक एड्रेस, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स नेवर रिकमेंडेड और ये इतना कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है। स्विचेस जितने भी होते हैं वो डायनामिकली पॉपुलेट करते हैं अपना मैक एड्रेस टेबल को। जिस तरह स्विच जो है रिलेशनशिप देखता है पोर्ट और डिवाइसेस का, तो उसी तरह वो उसको लर्न कर रहा होता है, अपने एड्रेस टेबल को पॉपुलेट कर रहा होता है, और उसको हम मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं या कॉन्टेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल भी कहते हैं, कैम टेबल। फॉर एग्जाम्पल ये जो PC है 1 है, अगर ये फ्रेम भेजता है स्विच को S1 को, राइट, सो जो है S1 का मैक टेबल इस वक्त एम्प्टी है। उसको पता ये चल गया इस वक्त कि पोर्ट 1 में जो मैक है PC1 का, उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है, राइट। मैंने आपको पहले भी मॉड्यूल में हमने ये देखा था कि जो स्विचेस होते हैं जब उनको जो पैकेट फ्रेम मिलता है तो वो जो है उसका सोर्स जो मैक एड्रेस है वो अपने टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो है सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर उसको नहीं पता कि जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ जाना है इसने। सो पोर्ट 2 और पोर्ट 3 की जो एंट्री है वो एम्प्टी है। जब PC3 में जाएगा तो वो रिप्लाई करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पोर्ट 3 के जो है में जो है ना PC3 जो है उसके बियॉन्ड PC3 जो है वो मौजूद है, उसका मैक एड्रेस ये देखिए। और जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है मैं डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। स्विचिंग के कुछ फॉरवर्डिंग मेथड्स हैं। जो ASICs जो डिवाइसेस होती हैं, जो हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, वो आपके पैकेट हैंडलिंग टाइम को रिड्यूस कर देते हैं और डिवाइस को टाइम देते हैं कि वो इंक्रीज नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है उनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें विदाउट डिग्रेडिंग द परफॉर्मेंस। दो हमारे पास मेथड हैं, एक स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका फॉरवर्डिंग डिसीजन जो होता है फ्रेम के ऊपर वो तब होता है जब आप पूरा फ्रेम रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद आप फ्रेम के एरर्स चेक करते हैं और फिर आप फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं। द सेकेंड मेथड ऑफ फॉरवर्डिंग इज बेसिकली कट थ्रू फॉरवर्डिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ही जो आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फ्रेम से मिलता है आप जो है उसकी जो है फॉरवर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और आप एरर जो है वो चेकिंग नहीं करते जो है। सो ये दोनों का फ़र्क है। ऑब्वियसली कट थ्रू जो है वो काफ़ी फास्ट होता है और जो स्टोर एंड फॉरवर्ड है वो इस कंपैरेटिवली स्लो होता है। लेकिन अभी भी जो सिस्को के जो जितने भी स्विचेस हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली फॉर वेरियस रीजंस। एक तो एरर चेकिंग हो जाती है, सिक्योरिटी का भी आपको इंश्योरिटी हो जाती है। ऑलराइट, सो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ कि ये अगर आपके पास एक फ्रेम आया है, राइट, उसका प्रीएम्बल है और उसका FCS भी है, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड में यहाँ तक प्रोसेसिंग होने के बाद जो है आपका जो पूरा जो डिसीजन है फॉरवर्डिंग का वो फिर होगा, विच मीन्स कि जो लेटेंसी है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि वो पूरा फ्रेम जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक वो कोई फॉरवर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता और एरर्स जो हैं वो तमाम फिल्टर हो जाते हैं बाय दिस टाइम। और जो दूसरा मेथड है जिसके अंदर हमें जो ही डेस्टिनेशन एड्रेस हमें मिलता है तो उसके बाद हम इसमें जो है फॉरवर्डिंग डिसीजन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं और इसमें लेटेंसी ऑब्वियसली काफ़ी लो है, लेकिन इसमें एरर चेकिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। हमने आज के मॉड्यूल में फ्रेम फॉरवर्डिंग के मेथड्स देखे। दो मेथड हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड, और दूसरा जो है वो कट थ्रू स्विचिंग होती है और कट थ्रू फॉरवर्डिंग होती है।